एनआईए आज अदालत में दाखिल करेगी चार्जशीट। ये बड़ी खबर पुलवामा के आत्मघाती हमले के हवाले से सामने आ रही है, क्योंकि 5000 पन्नों की चार्जशीट में इस हमले का एक एक सच लिखा गया है और मक्कार पाकिस्तान के हर झूठ का पर्दाफाश होगा। यानी कि जिस तरह से पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि पाकिस्तानी इस हमले के पीछे हो सकते हैं, उस पर आज यहां पर साफ तौर पर दिखता हुआ लगेगा कि किस तरह से पाकिस्तान ने पूरे हमले को यहां अंजाम दिया था। पिछले साल 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर यह फिदायिन हमला हुआ और विस्फोटकों से लदी कार ने इस पूरे फिदायिन हमले को अंजाम दिया था। हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। और थोड़ा सा अगर हम आपको पीछे ले चले तो 14 फरवरी 2019 का वो दिन था जब ये फिदायिन हमला पुलवामा के लैथपुरा इलाके के अंदर किया गया था और काफी हद तक हमने देखा था कि किस तरह का वो मंजर था। लेकिन इस पूरे हमले की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद की तरफ से ली गई थी। और यह भी बताते चले कि पाकिस्तान के खिलाफ जो सबूत जुटाने के काम लगातार एनआईए कर रही थी, आज उसमें सफलता दिख रही है, क्योंकि आज एनआईए की तरफ से चार्जशीट दाखिल की जाएगी और पाकिस्तान के खिलाफ जो सबूत इस वक्त एनआईए इकट्ठा कर चुकी है उन्हें यहां पर पेश किया जाएगा। यह बड़ी खबर पुलवामा से सामने आ रही है और आपको यह भी बताते चले कि आज पाकिस्तान का पर्दाफाश होगा कि जो आरडीएक्स लाया गया था, मंगवाया गया था, वो साफ तौर पर पाकिस्तान से था या नहीं। कई ऐसे बड़े सवाल जो है वो हो सकते हैं। 6 लगातार जिस तरह से आतंकवादियों के भी पकड़े जाने की खबर जो थी वो सामने आई थी, लेकिन साथ ही साथ 14 फरवरी 2019 का ये पूरा मंजर था जब हमारे 40 जवानों ने शहादत दी थी। और उसी वक्त से प्रशासन, सरकार, एनआईए लगातार इसी काम पर डटी हुई थी। सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ लाइव हमारे वरिष्ठ संवाददाता इशफाक गौहर जुड़ चुके हैं। इशफाक, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज एनआईए की तरफ से चार्जशीट दाखिल की जा सकती है, क्या लगता है कि चार्जशीट के अंदर क्या क्या रहेगा? देखिए, चार्जशीट जो है वो कोर्ट के अंदर एनआईए के ऑफिशियल जो है वो पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में वो है चार्जशीट दे दी जाएगी एनआईए स्पेशल जज के सामने। और उस चार्जशीट की अगर हम बात करें तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्जशीट है, क्योंकि जब पुलवामा के अंदर वो बहुत बड़ा हादसा हुआ था 14 फरवरी 2019 को, जिसमें 40 से ज्यादा जवान हमारे शहीद हुए थे, तो उसके बाद से ही पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने इंक्वायरी की और उसके फौरन बाद एनआईए ने उस पूरी इंक्वायरी को हाथ में लिया और तकरीबन परत दर परत खोलते खोलते आज जो है वो चार्जशीट बनाई गई है। तकरीबन 1500 पेजों की चार्जशीट जो है अभी इनिशियल रिपोर्ट जो हमें सोर्सेज से पता लगा है। और उस चार्जशीट में बड़े महत्वपूर्ण नाम है जिनको लेकर पाकिस्तान को आने वाले दिनों में काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है। मौलाना मसूद अजहर, ये वो बड़ा नाम है जिसको लेकर लगातार एक के बाद एक एफआईआर में नाम आ रहा है। मौलाना अब्दुल रूफ दूसरा नाम है जो 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 कंटिन्यूअसली सुर्खियों में है। उसके बाद मौलाना अमार अलवी, ये वो आदमी है, और मौलाना इस्माइल, ये वो 4 लोग हैं जिनका जो डायरेक्टली पाकिस्तान के साथ लिंक है। और अमार के बारे, अलवी के बारे में ये माना जा रहा है कि बालाकोट हमले में जब हमला हुआ था तो वहां पर ये बच निकला था। बाद में इन्होंने इंटरनेशनल कुछ मीडिया के साथ बात भी जो है वो की थी। बहरहाल ये वो 4 है जो पाकिस्तान के साथ, और लोकल तकरीबन 9-10 लोग हैं जिनके खिलाफ आज चार्जशीट जो है वो पेश किया गया। और बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी था कि जो आरडीएक्स उस वक्त यहाँ पर इस्तेमाल में लाया गया था, आपने भी देखा, हमने भी देखा कि वो मंजर कितना बुरा था, दिल दहला देने वाला मंजर था जब हमारे जवानों ने वहां पर शहादत पाई थी। घर से छुट्टी काट कर वो लोग अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे, लेकिन इस दौरान आतंकवादी इस तरह से घटना को अंजाम देते हैं। आरडीएक्स जो है वो पाकिस्तान से मंगवाया गया था या नहीं, ये एक बड़ा सवाल था। आरडीएक्स पहले फेज में जो चार्जशीट होगा वो उन्हें गिलिटी बनाने के लिए होगा, उन्हें उनकी कॉन्स्पिरेंसी को, थ्योरी को एस्टैब्लिश करने के लिए है। और यही वजह है कि जो पहले फेज में जो चार्जशीट आज दिया गया है उसमें जितना भी चैट हुआ है, जितना भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है, जो टेलीफोन से संपर्क हुआ है, वो सारे एविडेंसेस जो है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस जो है वो कोर्ट के सामने रखे जाएंगे। साइमल्टेनियसली एनआईए की तरफ से एक बात बड़ी क्लियर कर दी गई है कि यहाँ पर एनआईए रुकेगी नहीं। इसके बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट्स आएंगे, यानी इन चार्जशीट्स का काउंटर जब वहां से किया जाएगा, इन 10 लोगों की तरफ से किया जाएगा जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले और कश्मीर प्रोविंस के रहने वाले हैं, जिनमें एक महिला भी है जिस पर यह आरोप है कि वो लॉजिस्टिकल सपोर्ट यानी खाने पीने का सिस्टम सारा वही चलाती थी। उसमें एक फर्नीचर दुकान का मालिक भी है जिस पर यह आरोप है कि उसने ये सारा प्लॉट जो है वो डिजाइन किया, गाड़ी बनाई, गाड़ी के अंदर आरडीएक्स लगाया। पहले यह कि ये जो लोग हैं
ये इन्वॉल्व है इसमें। उस इंसिडेंट में जिसमें 40 जवान जो है वो शहीद हुए, पहले ये होगा। सेकंड में जो डॉक्यूमेंटल एविडेंसेस और जो इलेक्ट्रॉनिकल एविडेंसेस दिए गए हैं उनको एस्टैब्लिश किया जाएगा। उसके साथ साथ RDX वाला मामला भी सामने आएगा, क्योंकि बहुत सारे एविडेंसेस हैं। मैंने पहले ही कहा 1500 से ज्यादा पेजों का एक जो है वो चार्जशीट है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी लंबी चौड़ी फाइल है, लेकिन आज से ऑफिशियल प्रक्रिया जो है वो इसकी शुरू हो गई। लेकिन बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी था कि जो 7 आतंकवादी पकड़े गए थे गौहर, हो सकता है कि उनसे पूछताछ की गई है, उसके बाद ये सारे सबूत यहाँ पर जुटाए गए हों। और कुछ पूरी जानकारी देना चाहेंगे कि आखिर किस तरह से पूरे और भी खुलासे हो सकते हैं? बिल्कुल 8-9 महीनों से परत दर परत NIA इंक्वायरी करती रही। दिल्ली से लेकर चंडीगढ़, चंडीगढ़ से लेकर पंजाब, पंजाब से लेकर जम्मू, जम्मू से लेकर कश्मीर तक जितने भी लोग इसमें थे इन्वॉल्व, डायरेक्टली या जिन्हें इस बारे में कोई भी पता था, उनकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है, हर एक को मॉनिटरिंग पे रखा गया, उनसे पूछताछ की गई। और यही वजह है कि जब आप अरेस्ट की लिस्ट में देखेंगे तो इसमें एक नाम है हिलाल, जो एनकाउंटर में मारा गया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें था। इसमें राशिद गाजी का नाम है, बड़ा मशहूर नाम है, ये पिछले कई महीनों से हम लगातार इसको सुन रहे हैं। इसमें शाकिर बशीर का नाम है, इंशा जान का नाम है। मैंने पहले कहा कि जिन लोगों को आज पहले फेज में 11 लोगों के नाम आए हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने इनिशियल काम किया। उसके बाद सेकेंड फेज में उन लोगों को अब सामने रखा जाएगा जिन्होंने इस हमले के बाद उन लोगों को शेल्टर दिया, उन्हें यानी जिस तरह से बताया गया कि जो शाकिर है वो जैश का ओवरग्राउंड वर्कर था, ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर वहां पर उसने काम किया। पुलवामा के अंदर इस पूरी गाड़ी को लाया जाता है। लैथपुरा इलाके की बात जिस तरह से हो रही है, फर्नीचर की दुकान में आपने भी पूरा समझाया कि किस तरह से होता था काम। 2018 में ही जैश के पाकिस्तानी आतंकी से वो मिलता है जिसका नाम उमर फारूक है, लेकिन मुलाकात करवाई जाती है। उसके बाद इसका पूरा षड्यंत्र जो है वो रचा जाता है कि किस तरह से घटना को अंजाम देना है। ये एक बड़ा सवाल कि इन लोगों पर भी नकेले कसी जानी चाहिए थी और की भी गई। लेकिन अब आपको ये भी बताएं कि जिस तरह से आज NIA की तरफ से चार्जशीट दाखिल की जाएगी, अब देखना यह है कि आगे की कार्यवाही क्या रहेगी और आतंकी गतिविधियां जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ती जा रही हैं, उस पर किस तरह से रोक लगे। देखिए, इस इंसिडेंट के बाद आतंकी गतिविधियां रुकेंगी, शायद वो कोरिलेट करना गलती होगा, क्योंकि आज के दिन भी जब इंटेलिजेंस इनपुट्स को आप टटोलेंगे, खंगालेंगे, देखेंगे, या ऑफिशियल फिगर जो मिनिस्टर फॉर होम की है, तो 200 से ज्यादा एक्टिव मिलिटेंट हमारे पास है। 200 से मिलिटेंट होने का मतलब अगर एक आदमी उनका OGW 200 OGW है, तो ये इनके साथ कोरिलेट करके नहीं देखा था। लेकिन हाँ, एक बड़ी कामयाबी है, एक ऐसी मिस्ट्री जो शायद हल होना काफी मुश्किल था, उसे कहीं ना कहीं पहले फेज पर लाया है NIA ने, कि वो अब हल होती हुई नजर आ रही है। अब बैटल होगा अदालत के अंदर, लड़ा जाएगा NIA अदालत के अंदर। जिनके ऊपर आरोप लगे हैं वो भी अपने वकील की तरफ से कोई डॉक्यूमेंट्स रखेंगे, अपनी बात रखेंगे। एट द एंड ऑफ द डे कोर्ट जो डिसीजन लेगा वही फाइनल डिसीजन होगा। लेकिन फिलहाल जो हमारे सूत्र हमें NIA से बता रहे हैं वो ये है कि ये क्लोजर ऑफ द केस नहीं है, ये शुरुआत है। आगे देखिए बहुत सारे चौंका देने वाली बातें NIA की तरफ से सामने रखी जाएंगी।